नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम लोग 11वीं क्लास की मैथ NCERT से प्रश्नावली फर्स्ट यानी कि पहला चैप्टर जो है सेट्स यानी कि समुच्च को पढ़ेंगे। समुच्च क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज इसे पढ़ेंगे। पहले बेसिक जानकारी देख के फिर हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। पहला है समुच्च। तो समुच्च क्या होता है इसे जानेंगे कि समुच्च क्या होता है, क्या होता है, समुच्च को निरूपित करने की विधि, और जो आंकड़े दिए होते हैं आंकड़े, उन्हें कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ये सारी चीज हम लोग आज सेट्स में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। समुच्च सिद्धांत, समुच्च सिद्धांत जो है उसका विकास कैसे हुआ। तो समुच्च सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर 1845-1918 द्वारा किया गया था। यानी कि समुच्च सिद्धांत का जो विकास था वो जर्मन गणितज्ञ थे, इन्हें हम तर्कशास्त्री भी बोलते हैं, तर्कशास्त्री। किसने किया? जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया। यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ द सेट्स थ्योरी का जो डेवलपमेंट था समुच्च सिद्धांत का, वो किसने किया? मेड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये केवल जिन्होंने इसको डेवलप किया उनके बारे में जाना हमने। आगे समुच्च और उनका निरूपण यानी सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सेट को समझते हैं हम लोग कि सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं। अब यहां आया सुपरिभाषित। सुपरिभाषित क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है हमारा पहला, सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित एग्जाम्पल है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कैसी? विषम। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 10 से कम विषम प्राकृतिक, तो 10 से कम क्या आएंगी? 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हो जाएंगी? हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इसे और समझ, अब ये क्या है? सब एन क्या है? नेचुरल नंबर मान लिया हमने। ये 1, 3, 5, 7 एन, ये क्या है? सब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। कैसे? विषम। और नेक्स्ट एग्जांपल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्च। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कि हमें नीचे ऐसे समुच्च के कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। जैसे एन,
भाई प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम किससे डिफाइन करते हैं? नेचुरल नंबर यानी कि n से। पूर्णांक, पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है उसका इंटीजर क्या होता है? z। परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम किससे करते हैं? r से रिप्रेजेंट। धन पूर्णांकों का समुच्चय, जो धन पूर्णांक होते हैं उससे हम करते हैं z प्लस से, यानी कि ये शायद गलत लिख गया है z प्लस। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय इससे करते हैं हम q प्लस से। अच्छा, ये प्लस क्यों आ रहा है? भाई धनात्मक संख्याओं की बात हो रही है इसलिए आ रहा है। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसे किससे करेंगे हम? रियल नंबर यानी कि रियल पॉजिटिव। ये क्या हो गया हमारा? एक जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम n लिख देते हैं, कैपिटल N। पूर्णांकों के समुच्चय को z लिख देते हैं। ये क्या है? इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे क्या दे रखी? विधि दे रखी है इसकी। विधि में भाई समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि होती हैं। एक होता है रोस्टर या टैबुलर मेथड, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। इसे क्या लिखते हैं हम? रोस्टर और या जिसे बोलते हैं हम क्या होता है? टैबुलर मेथड। तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप जिसे हम कहते हैं, क्या होता है? समझते हैं इसे कि समुच्चय के सभी अवयवों, जो सेट में अवयव दे रखे होंगे, को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। अर्थात रोस्टर या टेबुलर मेथड को हम अगर समझना चाहें, सीधी सी बात है कि जो भी अवयव दे रखे होंगे एक सूचीबद्ध रूप से, उन्हें क्या करेंगे हम? मझले कोष्ठक यानी कि जिसे हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इस रूप में हम लिख देते हैं। क्या कहलाता है हमारा? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहां लिख दिया वर्ष के महीनों का समुच्चय। भाई अब वर्ष के महीनों का समुच्चय ये क्या है? एक सारणीबद्ध रूप दे दिया कि वर्ष के महीनों के नाम ही बताने हैं हमें, जो कि क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, परिमित होते हैं, 12। तो हम लिख सकते हैं इसे कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर होगा ये, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या हो गया? दिसंबर। या ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था एग्जाम्पल। या बोल सकते हैं कि सम संख्याओं का समुच्चय, जो 2 से डिफाइन हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप के। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें दूसरा जो विधि होती है इसकी, वो क्या होती है कि समुच्चय निर्माण विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा कि किसी समुच्चय के
सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। समुच्चय निर्माण रूप का सीधा सीधा सिंपल तरीके से हम इसे जानें तो इसका ये इस रूप में लिखी होती है कि इसका जो सर्वनिष्ठ गुणधर्म होगा उसमें जो उन्होंने कंडीशन दे रखी है उसके अलावा कोई बाहर का अवयव उसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, कोई भी एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं इसे कि कोई ए सेट है, लिख दिया हमने एक्स सच दैट एक्स, और एक्स क्या है एक, या फिर इसे लिखते हैं हम एक्स क्या है स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के में एक स्वर। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स सच दैट एक्स है, एक्स क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का तात्पर्य क्या हुआ भाई, कौन कौन से स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा और तो कोई स्वर होता नहीं है। तो इस जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसका सीधा सीधा यही तरीका है कि इस रूप में हमें निरूपित करते हैं हम लोग, और इसमें जो सर्वनिष्ठ गुणधर्म दिया होता है, जैसे उन्होंने लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर है, तो ये क्या हो गया, एक गुणधर्म हो गया। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, तत्व यानी कि अवयव नहीं आएगा, क्योंकि 5 ही हमारे स्वर होते हैं। नेक्स्ट, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट, नोट क्या लिखा है हमने एक, कि यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं। एक अवयव को एक ही बार लिखेंगे हम, दोबारा नहीं लिखेंगे। कब, जब हम किस में करते हैं, रोस्टर रूप में, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। और प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। इस लाइन को ध्यान रखना, जो प्रत्येक अवयव होगा वो दूसरे से भिन्न होगा, अर्थात जब हम दोबारा लिखेंगे ही नहीं तो वो दूसरे से तो भिन्न अपने आप ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे ही लिखा है स्कूल, इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है, समझते हैं। रोस्टर रूप में ये हमने लिखा एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ, अब ये ओ 2 बार आया है, वही यहां लिखा गया है कि दोबारा नहीं लिखते हैं किसी भी अवयव को, तो ओ को हम एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा एल, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। हमें इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे हमारी प्रश्नावली 1.1 आती है जिसे हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 क्या है समझते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमें बताया, पूछा गया कि कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं, जो हैं उनके उत्तर का औचित्य बताइए कि वो क्यों हैं। पहला सवाल है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। भाई आप लोग एक बात बताइए कि वर्ष के सभी महीने भाई कितने होते हैं, 12 ही तो होते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि उसमें कोई एक्स्ट्रा मंथ आ जाएगा या कोई एक्स्ट्रा मंथ, या हम कोई मंथ उससे कम कर देंगे। 12 होते हैं महीने, तो 12 ही तो रहेंगे। अब उनने पूछा क्या है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यानी कि अगर हम ए मान लें, क्या लिखेंगे
वही जनवरी आता है जैसे, लेकिन हमसे इंग्लिश में पूछा है तो हम क्या करेंगे, हिंदी में थोड़ा ना पूछा है उन्होंने। तो अगर बात करें सबसे पहला क्या होगा, जनवरी इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका मतलब हो गया जनवरी। उसके बाद फरवरी एफ से हो रहा है, मार्च एम से, अप्रैल मई जून जैसे होगा। उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोबारा देख लेते हैं हम लोग एक बार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या हो गए, 3 महीने हो गए। एक जनवरी आएगा, एक जून आएगा और एक जुलाई आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। अब इस पहले से लिखते हैं, लिख देंगे अतः यह समुच्चय होगा। ठीक है, क्यों होगा समझा दिया। नेक्स्ट है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। भाई सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब एक बात बताइए मुझे, अपने अपने दौर में या अपने अपने समय में बहुत सारे लेखक होंगे जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली होंगे, या आने वाले समय में भी ऐसे भी हमारे और अधिक प्रतिभाशाली लेखक होंगे। तो इसका जो नाम है, हम किसी को अधिक प्रतिभाशाली अपनी तरफ से घोषित नहीं कर सकते। सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो लेखक होंगे वो फिक्स नहीं है हमारे। क्यों, सीधी सी बात है कि कल कोई और था, आज कोई और है, आने वाले समय में कोई और होगा, तो हम किसी को नहीं लिख सकते। हम लिखेंगे अतः यह समुच्चय, यानी नहीं होगा, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, इसमें हमसे पूछा गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का अगर संग्रह की बात कर ले हम, तो हम फिर वही बात आ गई कि अपने अपने दौर में या अपने अपने समय में हर कोई बल्लेबाज स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास करता है। जैसे हमारे भाई किसी समय कौन थे, सचिन तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर जी। आज देख ले तो विराट कोहली या एम.एस. धोनी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसी को फिक्स नहीं रख सकते कि हाँ 11 यही बल्लेबाज होंगे, इन्हीं का हमारा संग्रह होगा, तो यह समुच्चय हमारा नहीं होगा। अतः यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब सभी बालकों का संग्रह पूछा है, तो एक क्लास में क्या होगा भाई, अगर किसी रूम की या किसी क्लास की कैपेसिटी 100 बच्चों की है, तो वो क्या हो गया, एक फाइनाइट हो गया, एक फाइनाइट नंबर है कि 100 ही बच्चे हैं, उसमें 101 नहीं है। अगर किसी की 50, किसी जो कक्षा में 50 बच्चों की कैपेसिटी है कि 50 ही लोग बैठ सकते, तो एक निर्धारित हो गया कि 50 ही है, 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें गिन भी सकते हैं, उनके नाम भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह समुच्चय
होगा, क्योंकि कक्षा के सभी बालकों को गिना जा सकता है। आइए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब भाई सीधी सीधी लिख दिया है 100 से कम, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 जितने भी नेचुरल नंबर है सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या। लेकिन उन्हें एक कंडीशन दे रखी है कि 100 से कम, तो 100 से कम दे रखा है यानी फाइनाइट दे रखी है, तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा। अतः यह समुच्चय होगा। क्यों होगा? मान लीजिए सेट दे रखा है, ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाएगा? 100 से कम यानी 99 तक। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या है आगे? आगे दे रखा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब साफ साफ लिखा है उन्होंने लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, यानी कि जो लेखक हैं हमारे प्रेमचंद्र जी, उनके उपन्यासों का संग्रह। तो उनके उपन्यास भाई एक निर्धारित फॉर्म में होंगे जिन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं। और जब हम इसे काउंट कर सकते हैं तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के उपन्यास मुझे हैं। हम लिख सकते हैं अतः यह समुच्चय होगा, क्योंकि हम प्रेमचंद जी के उपन्यासों को गिन सकते हैं, या उनके संग्रह को लिख सकते हैं। उनके संग्रह को लिख सकते हैं। आगे आ गया सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब भाई पूर्णांक आप जानते ही क्या होता है कि अगर हम एक लाइन की बात कर लें तो लाइन के इस साइड क्या होता है? 0 से इधर -1 -2 -3 इस तरीके से चलता है। इधर क्या होता है? 1 2 3 ऐसे चलता रहता है। तो पूर्णांक पूछे समपूर्णांक, तो समपूर्णांक भाई क्या होगा? जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो समपूर्णांकों का संग्रह तो होगा, इसे लिख देंगे हम अतः यह समुच्चय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। भाई इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये जो हम प्रश्नावली कर रहे हैं, जो अध्याय कर रहे हैं, इसमें क्या है? एक निर्धारित क्वेश्चन दे रखी है कि 5 हैं या 10 हैं या 15 हैं या 20 हैं, जिन्हें क्या कर सकते हैं? हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी समुच्चय होगा। अतः यह समुच्चय होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इन सारी चीजों को। इसका एक लास्ट प्रश्न और रह गया है, उसे देखते हैं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। वही खतरनाक जानवरों का संग्रह पूछा है, तो खतरनाक में तो कितने जानवर ऐसे होंगे जिनका हम लोगों ने नाम तक नहीं सुना होगा, और वो और अधिक खतरनाक होंगे। तो हम विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम लोगों के लिए जैसे जानवर है एक दूसरे के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, तो क्या होगा? खतरनाक जानवरों का संग्रह लिखना पॉसिबल नहीं है। इसे लिख देंगे अतः यह समुच्चय नहीं है। पहले प्रश्न में 9 खंड थे जिन्हें हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है कि मान लीजिए एक सेट है, कि गलत लिख गया है, एक सेट है
जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 है। रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक, यहां मिसप्रिंट है, प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। अब बिलोंग्स टू इसे क्या बोलते हैं हम, ये जो होता है हमारा इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का तात्पर्य ये हुआ कि जो एलिमेंट हमारा है वो सेट में उपस्थित होगा तब उसे बोलेंगे बिलोंग्स टू, और अगर सेट में उपस्थित नहीं होगा तब उसे बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये चिन्ह होता है हमारा, सीधे सीधे इतनी लंबी भाषा ना लिख के। तो उन्होंने पूछा पांच सेट ए का एलिमेंट है, हाँ है, तो इसे कर देंगे हम बिलोंग्स टू। 8 यानी 8 क्या है भाई, 6 तक है हमारा समुच्च सेट, 8 तो है ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। 0 की बात कर लें, 0 भी इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 4th है यानी कि बिलोंग्स टू, 2 भी है इसमें यानी कि बिलोंग्स टू, 10 इसमें नहीं है यानी कि नॉट बिलोंग्स टू। इसमें बस हमें इतना ही करना था और इसके अलावा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चों को रोस्टर रूप में लिखिए। हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, और रोस्टर फॉर्म अभी हमने आपको बताई थी, थोड़ी देर पहले ही समझाई थी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से और समझ लेंगे या प्रश्न से समझते हैं। जैसे ये क्या है, ये जो फॉर्म लिखी है इन्होंने, ये सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हमने क्या बताया था आपको कि इस तरीके से इसे निरूपित किया जाता है। ये लिखा है ए, कोई सेट है x सच दैट x, और x क्या है, ये पूर्णांक है, और ये -3 होगा, बाई मिस्टेक गलत लिख गया है, -3 लेस देन x और x क्या है, लेस देन 7, यानी कि जो x का मान है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन क्या है, 7 से छोटा है। अगर हम संख्या रेखा की बात कर लें, ये 0, इधर बढ़ते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहते हैं, और इधर बात करें तो -1, इधर नंबर छोटे होते रहते हैं, -2 -3 -4 या -5, इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि -3 से बड़े, यानी -3 से बड़े कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके, और 7 से छोटे यानी कि ये नंबर क्या होंगे हमारे, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो रोस्टर रूप क्या हो जाएगा इसका, यानी कि रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी सेट की, भाई क्या है, -2 -2, इसके बाद -1 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोई सेट भी दे रखा है x सच दैट x, और क्या दे रखा है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। भाई प्राकृतिक संख्या की बात की है जो 6 से कैसी है, कम। तो प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये आगे तक चलती है हमारी। लेकिन हमसे 6 से कम पूछा है, तो 6 से कम कहाँ से आ जाएंगे, 1 से लेके 5 तक। तो इसका क्या हो जाएगा, जो बी होगा रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 1 2 3 4 5, 6 से कम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके नेक्स्ट खंड को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, कि सी एक सेट है x सच दैट x, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। अंकों का योग 8 दे रखा है, और संख्या क्या अंकों की है, 2 अंकों की। अब 2 अंकों की संख्या हम किसे कहते हैं भाई, अगर समझने वाली बात की जाए, जिसमें 2 डिजिट आए, यानी कि एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। अब कुछ भी हो सकता है,
अगर हम 10 को लिख के, ये क्या हो गया, 2 अंकों की संख्या होगी, लेकिन इसे अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और लेकिन 1 हमें लाना नहीं, हमें क्या दिखाना है, 8। स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाई अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, अगर हम 17 की 10 की उसमें देखें तो क्या आएगा, 17, जिसे आपस में जोड़ेंगे तो 8 आएगा। या फिर क्या होगा, 26, 8 आएगा। या फिर क्या होगा, 35, 8 आएगा। या फिर क्या होगा, 44, 8 आएगा। ऐसे ही हम निकालते हैं इसे, कहाँ तक पूछा है हमसे, 2 अंकों की। अच्छा 2 अंकों की संख्या कहाँ तक जाएगी, 99 तक, इससे आगे तो जा नहीं सकती। देखते हैं, तो पहला क्या हो गया हमारा, 17, यानी दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा। दूसरा क्या आएगा हमारा, 26, 8 आएगा जोड़ने पर, इन अंकों को जोड़ेंगे। तीसरा क्या आएगा, 35। चौथा 44, उसके बाद 53 आएगा, यानी 8 आएगा। 53 के बाद 62 आएगा। 62 के बाद क्या आएगा, 71 आएगा। और 71 के बाद क्या आ सकता है हमारा, 80। भाई 80 भी तो हमारा होगा, 8 में अगर 0 को जोड़ेंगे 8 ही आएगा। लेकिन 80 से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो फिर ये क्या होगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, समुच्च 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को अच्छे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डी एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। इसमें हमसे पूछा गया एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं आप लोग जानते ही हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो, अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, ये तो होती है अभाज्य संख्याएं। तो पूछा है 60 की भाजक संख्या हमें बतानी है कि 60 की जो विभाज्यता है वो कौन कौन सी है। तो हम डी जो सेट है उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख के, भाई अगर 60 की बात कर ले, 60 किससे होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 कैसा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 3 से हो जाएगा। 3 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। इसके बाद अगर हम 4 से बात करें तो 4 क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी 4। हम 5 की बात कर ले, 5 अभाज्य संख्या होगी। 6 से भी नंबर कट जाएगा, लेकिन 6 कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या। 10 भी भाज्य हो जाएगी, आगे सारी भाज्य होंगी। तो हमारी अभाज्य संख्या क्या होंगी, 2, 3, 5। आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे इसका 5th क्वेश्चन दे रखा है कि कोई सेट ई है, ई क्या लिखा है कि त्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। देखो मैंने जब रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक नोट करके मैंने स्पेशली हेडिंग डलवाया था कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में किसी भी शब्द को लिखेंगे तो कोई भी अक्षर रिपीट ना हो। लिखते हैं पहले टी, आर, आई, जी, ओ, एन। उसके बाद क्या है, ओ हमारा आ चुका है। उसके बाद है एम कहीं नहीं आया है, एम के बाद ई नहीं आया हमारा। ई के बाद आ गया टी ऑलरेडी आ चुका है, आर ऑलरेडी आ चुका है, और वाई। ये क्या हो गया हमारा रोस्टर ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लिखा है कि बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी एफ कोई सेट था, इसमें हमें बैटर का लिखना है। सिंपल है कि वी ई आ जाएगा, डबल टी है, एक ही बार लिखते हैं हम, दोबारा नहीं लिखते हैं। ई ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, क्या बचा, आर। ये क्या हो गया हमारा बैटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। आज हम लोग अपनी क्लास यही रखेंगे। आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।